हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसका मकसद है कि जो गेट की डीए की एग्ज़ाम होने वाली है, जो आईआईसी द्वारा ली जा रही है 2024 में, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको। तो हम इस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट सैम्पल पेपर में हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उस सैम्पल पेपर में नहीं है पर गेट के सिलेबस पे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग टिपिकली रिड्यूसेस द ओवरफिटिंग इन अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? Increase the model complexity, reduce the model complexity, increase the number of training points, reduce the number of training points। तो हम इन दोनों चीज़ों का, चेंजिंग द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंजिंग द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स का ओवरफिटिंग पे इम्पैक्ट देखते हैं। तो बेसिकली ओवरफिटिंग होता क्या है? ओवरफिटिंग मतलब कि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर टेस्ट या वैलिडेशन डेटा पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इन अनदर वे ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर रहा है, पर वो एक्चुअल फंक्शन लर्न नहीं कर पा रहा जो हम चाहते हैं वो लर्न करें। तो टिपिकली हम ये बिहेवियर देखते हैं कि जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, और वो मॉडल ओवरफिट हो उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो टिपिकली सपोज़ हमारे पास ये बिहेवियर हमें दिखा जाता है कि सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है जो हम लर्न करना चाहते हैं। जैसे ये फंक्शन है, हमें ट्रेनिंग डेटा दिया गया है, एक्स एक्सिस पे साइज़ है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, जिसे हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हमारे पास ये ट्रेनिंग पॉइंट है। तो सपोज़ हम सिंपल फंक्शन लेते हैं जो लेट्स से लीनियर फंक्शन 50 + 51x, और हम उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इस रिग्रेशन फंक्शन को। तो हम वो एक सिंपल लाइन प्रेडिक्ट करेगा। तो ये मतलब अच्छा फंक्शन नहीं हुआ जो हम एक्चुअली उसे लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का हाई बायस है, क्योंकि वो ज़्यादा ही सिंपल फंक्शन है। जैसे हम फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं, लेट्स से लीनियर की जगह अगर हम उसे क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छे से लाइन फिट कर पा रहा है अगर आप देखो तो इस फंक्शन का बायस भी लो है, वेरिएंस भी लो है, और वो अच्छे से लर्न कर रहा है। सपोज़ हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा को तो वो बहुत और ज़्यादा अच्छे से फिट करने लगेगा। तो आप देखोगे कि वो फंक्शन कुछ ऐसा लर्न कर रहा है, पर ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा में इवन जो एरर है उसको भी लर्न कर रहा है, और इन अ वे ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर रहा है। तो ये फंक्शन एक्चुअली टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा पे ओवरफिट हो चुका है। तो जनरली हमारे पास ये स्टैंडर्ड कर्व हमें ऑब्जर्व में आता है कि जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते जाते हैं, तब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा पे आपका लॉस एक मोनोटोनिकली डिक्रीज होता जाता है। पर दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो टेस्ट डेटा है, या जनरलाइज लॉस या टेस्ट डेटा और वैलिडेशन डेटा पे अगर हम लॉस देखने की कोशिश करें, तो वो एक पॉइंट तक वो घटता रहता है, जैसे यहाँ तक घटता रहा, पर फिर वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे इस रीजन में वो ट्रेनिंग लॉस कम होता रहा, पर वैलिडेशन लॉस कम नहीं हुआ, बट इन द वे सेम रहा और बढ़ता रहा। तो ये रीजन ओवरफिटिंग का रहता है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है। जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बढ़ाते जाते हैं, तब ट्रेनिंग लॉस मोनोटोनिकली घटता है, पर एक पॉइंट के बाद वैलिडेशन लॉस बढ़ने लगता है। तो हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आते हैं कि पहला ऑप्शन है इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या वो ओवरफिटिंग को रिड्यूस करेगी? तो आप अगर इस कर्व को देखोगे
तो देखते हो कि जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ओवरफिटिंग भी हो रहा है। तो वो इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी से ओवरफिटिंग नहीं होगी। इन अ वे, इन द कॉन्ट्ररी, अगर आप डिक्रीज करोगे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को तो वो ओवरफिटिंग रिड्यूस होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही है। अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स पे अगर हम चेंज करें, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को अगर हम चेंज करें तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो तो ओवरफिटिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जनरली हमें पता है कि ओवरफिटिंग तब ऑब्जर्व होता है जब ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है पर वैलिडेशन डेटा पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो इंट्यूटिवली हम ये तय कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम अगर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं तो मॉडल अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा पॉइंट का वेरिएशन लर्न करेगा और वैलिडेशन पॉइंट पे वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, बिकॉज वो वैलिडेशन पॉइंट डेटा पॉइंट में भी जो वेरिएशन आ रहा है वो ऑब्जर्व करने लगता है। तो इनफैक्ट एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है जिसे हम ऑगमेंटेशन बोलते हैं, जिससे बेसिकली हम ट्रेनिंग डेटा को बढ़ाते हैं, इन अ वे ट्रेनिंग डेटा का वेरिएशन बढ़ाते हैं और जिससे हम ओवरफिटिंग को कम पाते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये फिगर देखो कि इसमें सपोज आपके पास क्लासिफिकेशन टास्क है और आपके पास एक इमेज दी गई है और आपको आउटपुट में एक लेबल देना है। तो लेट्स से इस इमेज का लेबल 2 है। इसी इमेज को सपोज हम ट्रेनिंग पे डालें और मॉडल हम उसे लर्न कराने की कोशिश करते हैं कि वो 2 लेबल दे, तो ये एक तरीके से सही भी है। पर अगर हम इसको ऑगमेंट करें, लेट्स से उसको रोटेट करें या फिर उसको शिफ्ट करें पोजीशन को, या फिर उसको ब्लर करें या कुछ माइनर उस इमेज को मॉडिफाई करें, स्टिल हमें पता है कि उसका फाइनल लेबल 2 ही रहेगा। तो इन अ वे, इंस्टेड ऑफ गिविंग ओनली 1 इमेज इन अ ट्रेनिंग, हम उसको ऑगमेंट करके वेराइटी ऑफ इमेज बनाते हैं और उन सबको ट्रेनिंग में डालते हैं विद दिस लेबल 2। तो हम इन सभी वेरिएशंस को विथ लेबल 2 मॉडल को लर्न कराने की कोशिश करते हैं। ये एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर विजन में यूज़ होती है। तो अगर आप सपोज सोचो कि सपोज हमारा मॉडल इस इमेज को लेबल 2 दे रहा है, लेकिन ये सारी ऑगमेंटेड इमेज है जो क्लोज टू दिस इमेज है, बट इन सारी इमेज को कुछ दूसरा लेबल दे रहा है, तो वो मॉडल अच्छा नहीं हुआ, राइट। तो उसी वजह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं मॉडल को, सिमिलर काइंड ऑफ इमेज, और उन सबको सेम लेवल से मॉडल को ट्रेन करके फीड करते हैं। तो इन अ वे हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग डेटा बढ़ाया और अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें ये एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है। उसका मतलब है कि ओवरफिटिंग कम हुआ और मॉडल वैलिडेशन डेटा पे अच्छा परफॉर्म करा। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स। हम इंक्रीज करते हैं ट्रेनिंग पॉइंट को तो ओवरफिटिंग कम होता है। तो 2 और 3 सही आंसर है, तो ये वाला आंसर सही है। लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। ये गेट सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि इंक्रीजिंग द रेगुलराइजिंग कोएफिशिएंट फॉर अ रिज रिग्रेशन will typically increase the bias of the resulting model, decrease the bias of the resulting model, increase the variance of resulting model or decrease the variance of resulting model। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिज रिग्रेशन है क्या। तो रिज रिग्रेशन में सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन है। तो लेट से हमारे पास डेटा पॉइंट है xi जो r to the d डायमेंशन में है, जिसे हम लेट से बोल सकते हैं कि x1 अप टू x है, और रिग्रेशन फंक्शन है तो टारगेट और yi
जो हमारा है वो आर में है। तो हम बेसिकली डब्ल्यू लर्न करते हैं रिज रिग्रेशन में, जो डी डायमेंशन होता है। तो आप नोटिस करो कि हम लीनियर में हम क्या कर लर्न करते हैं, W इज़ इन R⁻⁴ क्योंकि हमारे पास W जो होता है, जैसे रिच रिग्रेशन में जो W लर्न होता है वो W1 W2 अप टू WD है ना। और लीनियर रिग्रेशन में हम कांस्टेंट टर्म प्लस W0 भी लर्न करते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ रिज रिग्रेशन का, W ट्रांसपोज XI वी वांट इट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू YI। तो लॉस फंक्शन क्या होता है, लेट से हमारे पास n ट्रेनिंग पॉइंट्स है, तो I इक्वल टू 1 to n W ट्रांसपोज XI। अगर हम स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन यूज़ करें तो ये लॉस फंक्शन हुआ। आप क्वेश्चन में देखोगे तो एक रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट की बात की गई है। तो रिज रिग्रेशन में हम कौन सा रेगुलराइजिंग यूज़ कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट लॉस फंक्शन में। सपोज L2 रेगुलराइजेशन यूज़ करें तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। समेशन I इक्वल टू 1 to n W ट्रांसपोज XI माइनस YI का स्क्वायर, ये तो बेसिकली लॉस फंक्शन ही हुआ, प्लस हम कुछ ऐड करते हैं लैम्बडा, ये है रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट, है ना। और ये टर्म क्या होती है L2 रेगुलराइजेशन के लिए, WI का स्क्वायर। तो जैसे हम लैम्बडा इंक्रीज करते जाते हैं तो जो फाइनल मॉडल लर्न कर रहे हैं ये वाली टर्म की वेटेज बढ़ती जाएगी फाइनल मॉडल में, और जो फाइनल मॉडल आएगा उसके वेट्स बेसिकली कम होते जाएंगे क्योंकि ये वाली टर्म ज़्यादा डोमिनेट हो रही है, ये एक्चुअल लॉस फंक्शन है। तो आप अगर सोचो इसे एक मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी टर्म में सोचो कि सपोज लैम्बडा 0 है, सपोज ये 0 है, तो सपोज ये 0 है तो ओनली हमारे पास लॉस फंक्शन है। तो हम बेसिकली मॉडल को अलाउ कर रहे हैं बहुत सारे वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूज लर्न करने के, जिसमें डब्ल्यू बड़े भी हो सकते हैं, कुछ डब्ल्यूज की बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। जैसे जैसे लैम्बडा हम बढ़ाते जाते हैं हम बेसिकली मॉडल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो फाइनल मॉडल लर्न हो रहा है उसके डब्ल्यूज बहुत बड़े ना हो, और हमने लैम्बडा ज़्यादा बड़े किए तो फाइनल मॉडल लर्न होगा उसके डब्ल्यू और छोटे होंगे। तो बेसिकली हम मॉडल की मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ द मॉडल कैन लर्न वो हम बेसिकली घटाते जाते हैं, और इन अनदर वर्ड्स जो जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ता है हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को घटाते जाते हैं, क्योंकि हम जो फाइनल डब्ल्यूज लर्न कर रहे हैं अलाउएबल डब्ल्यूज इन अ फाइनल मॉडल उसके वेट्स के हम रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं एब्सोल्यूट वेट्स को। तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में हमारे पास ये स्टैंडर्ड का ऑब्जर्व होता है कि जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे आप देखोगे कि जो टोटल एरर है ये बेसिकली वैलिडेशन सेट पे या फिर टेस्ट सेट पे वो भी बढ़ती जाती है, और हम जो टोटल एरर को बेसिकली डिकम्पोज कर सकते हैं बायस स्क्वायर प्लस वेरियंस प्लस सम इरिड्यूसिबल एरर, जो बेसिकली जो ट्रेनिंग डेटा के जब हम कैप्चर करते हैं उसमें कुछ नॉइज़ होता है उसकी वजह से आती है। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट बढ़ता गया तो आप देखोगे कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, घटती जाएगी,
मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जब घटती जाएगी तब आप इस दोनों इस कर्व पे ऑब्जर्व करो, तब क्या होगा, बायस बढ़ता जाता है और वेरिएंस घटता जाता है। बायस मतलब कि ये रेड लाइन बढ़ती जाती है और वेरिएंस कम होता जाता है, मतलब कि ये लाइट ब्लू लाइन है वो कम होती जाती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि जैसे रेगुलराइजिंग कोएफिशिएंट बढ़ता है तो मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, घटता जाएगा। और इस कर्व को अगर हम देखें तो जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी घटता जाता है तब मॉडल का बायस क्या होता है, बढ़ता जाता है, रेड कर्व बढ़ता जाता है, वेरिएंस ब्लू कर्व कम होता जाता है। तो क्या होगा, मॉडल का बायस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज होगा, और मॉडल का वेरिएंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डिक्रीज होगा। तो क्या आंसर आया, 1 and 4, ये वाला आंसर सही है। लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है गेट सैंपल पेपर का। इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका डिस्क्रीट के क्लास डेटा सेट है, मतलब कि फाइनल क्लास लेवल है वो के क्लासेस है, नंबर ऑफ पॉसिबल क्लासेस के है, नंबर ऑफ पॉइंट्स n है और नंबर ऑफ फीचर्स d है। तो अगर हम इसे x और y के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो x जो है वो बेसिकली हमारे पास d फीचर है, तो x क्या है बेसिकली x1 x2 अप टू xd है ना। y क्या है बेसिकली, y कोई भी वैल्यू ले सकता है। हम कंसिडर करें कि इस सेट में से y1 y2 y की कितनी वैल्यू है, k क्लास है ना, तो y के वैल्यू ले सकता है ना। और d फीचर्स है हमारे पास, और हर फीचर मतलब कि हर फीचर केपेबल इज टेकिंग v वैल्यूज। तो इसमें से x1 कोई भी v वैल्यू ले सकता है, x2 कोई भी v वैल्यू ले सकता है, xd कोई भी v वैल्यू ले सकता है। तो हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स नीड्स टू बी एस्टिमेटेड फॉर अ नाइव बेस्ड क्लासीफायर। तो नाइव बेस्ड क्लासीफायर में बेसिकली हम क्या अज्यूम करते हैं कि नाइव बेस्ड क्लासीफायर में हम अज्यूम करते हैं कि जो फीचर्स है वो इंडिपेंडेंट है अक्रॉस द फीचर डायमेंशन। x1 इंडिपेंडेंट है, x2 इंडिपेंडेंट है, xd इंडिपेंडेंट है, और ऐसे सैंपल हो रहा है। तो बेसिकली ये अजम्पशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू कितने फीचर है, xn की जगह d xd, x1 टू xd फॉर अ पर्टिकुलर y। अगर हम इंडिपेंडेंट अज्यूम करें हर एक फीचर वेक्टर को, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन y। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट अजम्पशन से आ जाता है और हम ये अज्यूम करते हैं नाइव बेस्ड क्लासीफायर में। तो ये बेसिकली क्लासीफायर क्या है, तो क्लासीफायर ये बन जाता है कि गिवन सम x जिसकी वैल्यू है हमारे पास x1 अप टू x2, कोई वैल्यू सपोज हमें दी गई है xd है ना, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y। सो y कितनी वैल्यू ले सकता है, आप देखो y1 टू yk, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन लेट से yi है ना, ये हम बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं गिवन x1 x2 अप टू xd। ये वैल्यू बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम ये सारे y के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, y1 टू yk, तो ऑल फॉर ऑल की वैल्यूज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन y1 हम कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y2 कैलकुलेट करेंगे फॉर गिवन x1 x2 अप टू xd है ना।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई के भी कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए नाइव बेस क्लासीफायर में, और हम इसमें से जो मैक्सिमम आता है हम वो ले लेंगे, वो क्लास हम फाइनली उसको असाइन कर देंगे। नाउ इसमें से हर एक चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से हम हर एक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं, राइट। पी वाई इक्वल टू वाई आई गिवन x1 x2 अप टू xd। इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन yi, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन yi, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ xd गिवन yi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ yi डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xd, है ना। तो अभी आप देखो कि इसमें से हर एक टर्म को अगर हमें कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y है, तो x1 कितनी वैल्यू ले सकता है, तो आप देखोगे क्वेश्चन में कि x1 हर एक d फीचर v वैल्यू ले सकता है। तो ऐसी हमारे पास कितनी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन yi, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 गिवन yi, तो हर एक प्रोबेबिलिटीज ऐसी v पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो इसकी 20 पॉसिबिलिटीज है। ऐसी हमारे पास d टर्म्स है, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ yi, तो बेसिकली कितनी टर्म हुई हमारे पास, v इंटू d प्लस 1, है ना। फॉर इंडिविजुअल सिंगल yi, फॉर y इक्वल टू yi, फॉर yi हमें कितनी टर्म कैलकुलेट करनी पड़ी, v इंटू d प्लस 1। व्हाट अबाउट दिस डिनोमिनेटर टर्म, तो अगर आप देखोगे कि ये जो डिनोमिनेटर टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3, वो तो कॉमन है हर एक yi के लिए, वो yi से इंडिपेंडेंट है। तो फॉर अ गिवन x1 x2 अप टू xd ये डिनोमिनेटर टर्म तो कांस्टेंट रहेगी। तो जब हम बेसिकली मैक्स लेते हैं तो डिनोमिनेटर, क्योंकि ऑल ऑफ दिस टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो बेसिकली डिनोमिनेटर को हमें एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हम न्यूमरेटर को ही कैलकुलेट करेंगे, और ये इंडिविजुअल टर्म ये बेसिकली कैपिटल वी वैल्यू ले सकती है, ये वी वैल्यू ले सकती है, ऐसे डी टर्म है, और वाई आई के लिए +1 टर्म भी हमें यूज़ करनी है। तो एक वाई आई के लिए हमें इतना पैरामीटर्स एस्टिमेट करना पड़ा, है ना। तो ऐसे हमारे पास कितने वाई आई है, y1 टू yk, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम पैरामीटर्स देखें तो ये पूरी चीज़ बेसिकली k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, v इंटू d प्लस 1 इंटू k। तो देखते हैं कि क्या ये आंसर ऑप्शन में है। v इंटू डी प्लस 1 इंटू के, बेसिकली ये थर्ड आंसर है अगर हम इसको एक्सपांड करें तो।